तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। और आज हम हरियाणा का भूगोल पढ़ेंगे। ये हरियाणा का मानचित्र है। आप सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पेपर में अगर हरियाणा जी की आती है, तो आपको हरियाणा का जो मैप है उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो जरूर आपको पता होनी चाहिए। इससे मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप रोहतक के हैं और आप यहाँ बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अम्बाला आपके किस साइड में है, सिरसा आपके किस साइड में है, दिल्ली आपसे किस तरफ है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप हरियाणा के मैप को कई बार देखेंगे और अपने हाथों से उसको बनाएंगे। बनाने के बाद फिर देखेंगे कि कहाँ यूपी है, कहाँ राजस्थान है और कहाँ पंजाब है, कहाँ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हम हरियाणा के मानचित्र के बारे में करेंगे और इससे हम शुरू करेंगे हरियाणा का भूगोल, और क्रम वाइज हरियाणा के भूगोल को 2-3 वीडियो में हम खत्म कर देंगे। इसमें इनकी जो नदियां हैं, कृषि है, एयर वगैरह, इस सब चीज को हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हरियाणा की धरती है वो कब आई, यानी कि उसका उदय कब हुआ। शुरू से ही धरती नहीं, शुरू से यहाँ पे समुद्र था। आप सभी को पता है कि अगर हम उत्तर भारत में जाएं तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की जगह भी टेथिस नाम का एक सागर होता था, आप सभी जानते हैं। तो अगर हम बात करें ओजोइक काल की, इनकी जो समय रेंज है उनके बारे में अपनी बातें नहीं करनी, ना ही कभी आज तक पूछा गया। ओजोइक काल था निर्जीव युग। ये निर्जीव युग है, यानी कि यहाँ पे जो अपनी पृथ्वी इस पे जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है, और पहले जो एक काल की बात करें तो इसमें जीव उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, ये जीव युग का प्रथम काल है। इन दोनों कालों में हरियाणा की जो धरती है उसके बारे में वो मतलब सामने उभर के नहीं आई थी, वहां अब तक समुद्र था। फिर मेसोजोइक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, और मेसोजोइक काल में जो धरती है हरियाणा की, पूरे उत्तरी भारत के साथ साथ हरियाणा भी समुद्र से ऊपर उठ जाता है और उभर कर सामने आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे कर्नल एम एल भार्गव हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्व बहुत बहुत साल पहले, इस काल से पहले हरियाणा के पूर्व में और पश्चिम में 2 समुद्र होते थे। यानी कि ये पश्चिम है, पूर्व है। पूर्व में कौन सा था? आखवत। ठीक है, और यहाँ पे था सारस्वत। ठीक है, यहाँ पे सारस्वत एक जो था महासागर थे। ठीक है, और ये बहुत समय तक, अभी तक हरियाणा के जो दक्षिण भाग है उनको छूते रहे हैं। ठीक है, इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि राजस्थान में जो सांबर झील है, सांभर झील, वो सारस्वत जो सागर है उसका बचा हुआ भाग है। और अगर हम आखवट की बात करें तो दिल्ली में जो, दिल्ली के पास जो नजफगढ़ झील है, कौन सी? नजफगढ़। नजफगढ़ जो झील है वो इस जो सागर है इसकी निशानी है। ठीक है, ये उन्होंने प्रमाण दिया है। तो बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की जो धरती है वो समुद्र से कब, किस समय में उभर कर आई, तो वो मेसोजोइक काल में आई। ठीक है, उसके बाद केनोजोइक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, और हरियाणा की धरती तो उभर के सामने आ ही चुकी थी, तो इसमें हरियाणा के जो नदी नाले जो टीले हैं उनका सब निर्माण कहाँ पे, किस काल में होता है? केनोजोइक काल में। ठीक है, नदी नाले, पर्वत, छोटे छोटे जो पर्वत हैं, इन सब का जो निर्माण है केनोजोइक काल में होता है। ठीक है, और हरियाणा की जो जलवायु है, जलवायु का निर्धारण भी इस काल में होता है, इसके बारे में प्रश्न आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। केनोजोइक काल में नदी नाले पर्वत सामने आए हरियाणा के, और जो जलवायु है वो भी केनोजोइक काल में ही निर्धारित हुई। यानी कि हरियाणा की जलवायु कैसी थी, कैसी है, वो केनोजोइक काल में निर्धारित हुई। ठीक है, ये पीछे कुछ बातें थी, इसमें इंपॉर्टेंट केनोजोइक काल ही है। तो इसके बाद हम चलते हैं हरियाणा का थोड़ा सा जो कॉमन बातें हैं मानचित्र के बारे में, उसकी बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? यूपी। ये क्या है? ये यूपी है। ठीक है, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश। और ये कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये पंजाब है। इतना बेसिक तो आप सभी जानते हैं। और इन हरियाणा के दक्षिण में कौन सा है? ये है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये है।
अब आपको इसमें पता क्या करना है कि अगर हम मानचित्र को देखें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इनकी 1, 2, 3, 4 भिवानी, 5 महेंद्रगढ़, 6 रेवाड़ी, 7 नूंह और 8 पलवल। यानी कि जो ये 8 जो हमारे जिले हैं ये राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान में होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आंखें बंद करके भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पलवल कहाँ है तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि पलवल कहाँ है। ठीक है, ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। और अगर हम इधर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्य ऐसे हैं जो पंजाब 7 जिले ऐसे हैं जो पंजाब को टच करते हैं हमारे हरियाणा के। ठीक है, और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। इधर अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी नदी है, यमुना। कौन सी नदी है, यमुना। और यमुना नदी ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, बनाती है। तो अगर हम बात करें कि यूपी को कौन कौन से हमारे जो जिले हैं वो टच करते हैं, पहला है यमुनानगर, दूसरा करनाल, तीसरा पानीपत, 4th है हमारा सोनीपत और 5th फरीदाबाद और 6 पलवल। ये ही हमारे जिले हैं जो यूपी को टच करते हैं। इतनी तो समझ आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी समझ क्या है, पहले मैंने ये बता दिया कि ये नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है, दूसरी एक नदी है हमारी घग्गर। कौन सी, घग्गर। ये कौन सी नदी है, घग्गर। ठीक है, कैथल से होकर गुजरती है, यहाँ पे कई बार हरियाणा में प्रवेश करती है, कई बार पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, घग्गर। यानी कि अगर आप समझें, अब इस चीज से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हरियाणा का मोस्टली जो 99% जो हरियाणा का भाग है, या आप 100% भी कह सकते हैं, वो जो हरियाणा है वो यमुना और घग्गर नदियों के बीच का क्षेत्र है। किस किस के बीच का क्षेत्र है, यमुना नदी और घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र है वही तो हरियाणा है। समझ रहे हो। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच का क्षेत्र। ठीक है, आगे अगर आपको और बनाना है तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, इतना सा आपको पता होना चाहिए। बाकी मानचित्र वाली पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एक दिन एक क्लास ही लेंगे मानचित्र पे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे रोड और पूरी नदियां वगैरह। ठीक है, तो अब चलते हैं। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि इसकी जो सीमा है किसी समुद्र को नहीं छूती, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे हम बात करते हैं भू आकृतिक संरचना की। ठीक है, और हरियाणा को भौगोलिक तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है हरियाणा को, 3 भागों में। पहला भाग है, आप ये लिखेंगे, हरियाणा। कुरुक्षेत्र और भटियाना। भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, हरियाणा, कुरुक्षेत्र और भटियाना। ठीक है, हरियाणा भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, हरियाणा, कुरुक्षेत्र और भटियाना। ठीक है, हरियाणा में जाटों का जो ये बेल्ट है इसमें जाटों का प्रभुत्व है, और जो भटियाना है यहाँ पे भाटी राजपूतों का आधिपत्य है। बस अब इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, इनकी डिग्रियां वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। डिग्री का मेरा मतलब है कि जो इनका एड्रेस है, अगर हम ज्योग्राफिकल एड्रेस की बात करें तो ये कितने डिग्री से कितने मिनट तक है, इनकी बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा हरियाणा कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, ये पहले बात ही कर लेते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा की बात करते हैं हम। ये उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री से, मोटी मोटी बात करते हैं, 27 डिग्री से 30 डिग्री तक है। 27 डिग्री से 30 डिग्री तक है।
ठीक है, अगर आपको ये डिग्री ही याद है तो मिनटों का कोई बात नहीं, मिनटें आपको आ जाएंगी। वहां ऐसे नहीं है कि इन डिग्रियों के साथ मिनट अलग दे देगा, लेकिन अब मिनटों की भी अगर बात करें तो 27 डिग्री 39 मिनट, इसका मतलब होता है 39 मिनट। ठीक है, अगर मैं इसके आगे कुछ लिखूंगा, जैसे 40 लिखूंगा, तो मुझे 2 बार ये डैश लगाने पड़ेंगे और इसका मतलब क्या होता है सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड की बात नहीं कर रहे। 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक, 30 डिग्री 55 मिनट तक हरियाणा का विस्तार है। ठीक है, ऊपर से नीचे। ठीक है, अक्षांशों को आप सभी जानते हैं, छठी छठी का टॉपिक है ये, भूगोल में आपने पढ़ रखा होगा, इसके बारे में हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे कि अक्षांश क्या होता है, मिनट कैसी बनती है। यानी कि जो समय है ना हमारा, समय के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती हैं और उस समय के अनुसार ही पृथ्वी को बांट रखा है। ठीक है, देशांतरे हैं, एक देशांतर में इतना डिफरेंस है, इतने समय में जब धरती गोल गोल चक्कर लगाती है तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक एक बिंदु को जाने में कितना समय लगता है, सारी बातें हैं। ये तो हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण की, ऐसे हमारा जो हरियाणा है। अब अगर हम ऐसे बात करें पूर्व से पश्चिम, तो ये है 74 लिख लेते हैं 40 डिग्री टू 77 डिग्री। ठीक है, और ये पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अगर हम मिनटों की बात करें तो ये 20 मिनट से 36 मिनट तक है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। हरियाणा का जो भूभाग है वो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतरों की अगर हम बात करें तो 74 डिग्री 20 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक वो पूर्वी देशांतर में लाई करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो आगे हम बात करते हैं कि हरियाणा को हमारे जो भूगोल बेहतर हैं जसवीर जी, डॉक्टर जसवीर जी, आप सभी जानते हैं उनको। तो उन्होंने भूगोल जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा को 8 भागों में बांट रखा। ठीक है, 8 भागों में बांट दिया उन्होंने, और उन 8 भागों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शिवालिक की बात करते हैं, शिवालिक पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, अब शिवालिक की पहाड़ियां ये आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। शिवालिक की पहाड़ियां हमारी हैं ये कौन सी हैं हमारी शिवालिक की पहाड़ियां? ये पंचकुला, ये किस किस जिले में है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में हमारी जो पहाड़ियां हैं शिवालिक की वो हैं। और ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं ये लेटेस्ट हिमालय का भाग है जो सबसे बाद में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्तर अनिभूत काल में ये हुआ है, ये लास्ट चरण था हिमालय का। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो इनका क्षेत्रफल है, जो ये पूरे हरियाणा के अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो 1.67% जो है ये हमारी पहाड़ियां हैं हरियाणा के पूरे भूभाग के कंपैरिजन में। ठीक है, और इनमें जो मोरनी पहाड़ियां की एक श्रेणियां हैं, उनमें सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा की करोह। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह, हरियाणा की, ये मोरनी पहाड़ियों में है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1514 मीटर है। इसको आप याद रखेंगे। मैंने क्या बताया, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना यही तो है हिमालय, हिमालय पर्वत यही है ना। तो उसके बाद क्या बात की कि इनका जो परसेंटेज है 1.67 है, और इनमें मोरनी पहाड़ियां हैं जो उनकी श्रेणियां यहीं पे लाई करती है। और उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा की वो करोह है, और वो 1514 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे गिरिपाद का मैदान, यहीं से आप समझ रहे हो गिरी का मतलब, गिरी पर्वत को बोलते हैं, पाद मतलब उसके जो कदम है यानी कि पैर है, पैर यानी कि जो लास्ट हिस्सा है, ये है गिरिपाद के मैदान। यानी कि ये 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो यहीं पे इससे जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं इससे टच है। ये कितने किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है? 25 किलोमीटर की। आप इसको याद रखेंगे,
25 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर चौड़ी जो ये पट्टी है, ये भी तीन ही डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये 25 किलोमीटर चौड़ी है, ये इसकी भूमि है बहुत उपजाऊ है। ठीक है, इसके बारे में यही बात करते हैं। और आगे इसको स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं इसको क्या बोलते हैं, घर कहते हैं, लेकिन वो घर और कंदी भी इसको कहा जाता है। घर कहा जाता है इसको कालका व नारायणगढ़ में, क्या घर कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, कालका और नारायणगढ़ में घर, और कंदी कहा जाता है जगाधरी में। ठीक है, कहा समझ रहे हो ना, घर कहा जाता है कालका और नारायणगढ़ में, और कंदी कहा जाता है जगाधरी में। समझ गए, ये बातें आपने लिखनी है, ये पेपर में आती है, आपने अपने हिसाब से नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, यानी कि जो ये भाग है जो मैंने बताया है, ये जो लंबी पट्टी है और 25 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है, इसको गिरिपाद का मैदान बोलते हैं, और स्थानीय भाषा में लोग इसको घर या कंदी कहते हैं। घर कालका और नारायणगढ़ में कहा जाता है, कंदी जगाधरी में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि सारी नदियां यहीं से निकलती हैं, यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो उनके द्वारा यहाँ खड्डे बन जाते हैं, गहरे गहरे खड्डों का निर्माण होता है। उन खड्डों को क्या कहा जाता है, चौ। उन खड्डों को क्या कहा जाता है, चौ कहा जाता है। और इसका जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग यानी कि ये, इन दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण भी नदियों द्वारा होता है। किसका होता है, जलोढ़ पंखों का निर्माण। ये बातें आप गिरिपाद के मैदान के बारे में याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा शिवालिक की पहाड़ियां, उसके बाद 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के बारे में पढ़ा। ये पट्टी का क्या नाम था, गिरिपाद का मैदान। ठीक है, बहुत उपजाऊ भूमि होती है इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान यही है, ये यमुना नदी है और ये घग्गर नदी है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है सारा का सारा ये जलोढ़ का मैदान है। ये बहुत ही उपजाऊ है। भारत की जो हरियाणा की जो कृषि है वो लगभग इसी भाग में होती है। ठीक है, ये जलोढ़ का मैदान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे, बार बार बातें करते रहेंगे। ठीक है, जलोढ़ का मैदान ये है, सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है, जलोढ़ का मैदान। ठीक है, इसके बांगर खाद्यान्न के बारे में जब हम मिट्टियों को पढ़ेंगे तब इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जलोढ़ का मैदान के बारे में। ठीक है, आगे है बाढ़ का मैदान। 4th नंबर पे हमारा क्या है, जो डॉक्टर जसवीर जी ने बांटे हैं, जो हरियाणा को 8 भागों में बांट रखा है, उनमें एक भाग है बाढ़ का मैदान। और आप सभी जानते हैं ये यमुना नदी है, जो ये है ये बाढ़ का मैदान है, यानी यमुना नदी भी तो बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, और यहाँ पे घग्गर है, घग्गर बरसाती नदी है, जब भी ये आती है अपने उफान पे ही आती है। और यहाँ का जो क्षेत्र है ये अम्बाला का और ये कैथल फतेहाबाद सिरसा, यहाँ पे बाढ़ का कारण बनती है, और बहुत सारा पंजाब का क्षेत्र में भी ये बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, ये बाढ़ का मैदान है। आगे है, अब अगर हम बालू की बात करें, बालू यानी कि रेत की बात करें, तो हम दक्षिण जिलों में आ जाते हैं। ये राजस्थान से संबंधित है ना, जो राजस्थान से जो जिले लगते हैं, तो यहीं पे तो रेत की बात आई, रेत यहीं पे तो होगा। तो अगर हम बालू के टिब्बे युक्त मैदान की बात करें तो ये रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, इनमें ये है जो रेत के टिब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पवनों द्वारा रेत राजस्थान से हरियाणा की तरफ लाई जाती है, और ये आगे भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा ने एक वृक्षों की पट्टी लगा दी है ताकि इनका निर्माण आगे ना हो। ठीक है, क्योंकि ये भूमि को बंजर बना देती है रेत। इस मैदान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टिब्बे हैं ये 3 से 15 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊंचाई है कोई 3 मीटर का है, कोई 4 मीटर का है, कोई 5 मीटर का है, कोई 15 मीटर का है। तो जब ये टिब्बे हैं, इन टिब्बों के जैसे टिब्बे हैं, इन टिब्बों के जो बीच का ये निवन स्थल है यानी नीचा स्थल है, इसको ताल कहा जाता है। ताल, समझ रहे हो, जो खड्डे बने हुए हैं टिब्बों के कारण, टिब्बों के बीच में जो खड्डे हैं उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ताल। और जब कभी बरसात होती है तो बरसात के कारण इन तालों में पानी भर जाता है। तो ठीक है, तो जब भर जाता है तो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, यानी कि 5, 7, 10 दिन की जिनकी लाइफ टाइम होती है। तो जो ये झील होती है, स्थायी झील होती है, इनको ठाठ या बावड़ी कहा जाता है। ठाठ या बावड़ी वहां के लोग कहा जाता है, स्थानीय लोग क्या कहते हैं, ठाठ या बावड़ी। यानी कि जो अस्थायी झीलें हैं दक्षिण भाग में जो बनती हैं हरियाणा के टिब्बों के निम्न स्थानों में पानी भर जाने के कारण, वो क्या होती हैं, ठाठ या बावड़ी। ठीक है, दक्षिण
के जो लोग हैं वो इन अस्थायी जिलों को क्या कहते हैं, ठाट या बावड़ी। ये था बालू के टिब्बे युक्त मैदान का वर्णन। इसके बाद हम बात करते हैं छठे भाग की, वो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। तो एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये क्षेत्र ये क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां। उसके बाद हमने 25 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी पढ़ी, ये क्या था, गिरिपाद का मैदान। फिर हमने बाढ़ की बात की, बाढ़ यहाँ पे आएगी क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी है, या फिर बाढ़ यहाँ पे आएगी क्योंकि यहाँ पे गग्गर है, और गग्गर तो जब आती है बरसाती नदी है तो बहुत सारा पानी अपने साथ लेके आती है, ठीक है। और ये इस पूरे भाग को डुबो देती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो भाग है ये अंबाला भी बहुत सारा, आप सभी जानते हैं, पिछले साल भी अंबाला में बाढ़ आई, यहाँ ये बाढ़ का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और अब हमने रेत की बात की, तरंगित रेत के मैदान के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है ये बालू के युक्त टिब्बे हैं, ठीक है। यहाँ पे टिब्बों का निर्माण होता है। हमने ये 5 बातें पढ़ी। और सबसे महत्वपूर्ण भाग जलोढ़ का मैदान, ये बहुत बड़ा जो मैदान है इसके बारे में हमने बात की। इसके बारे में हम जब मिट्टियों की बात करेंगे, भूमियों की बात करेंगे, तब ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। हाँ, तो चलते हैं अरावली का पथरीला प्रदेश। अरावली जो पर्वतमाला है वो आप सभी जानते हैं हमारे दक्षिण हरियाणा में स्थित है, यानी कि वो एक अवशिष्ट भाग ही है अरावली पर्वतमाला का जो राजस्थान में है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, गुड़गांव या फरीदाबाद का थोड़ा हिस्से में ये केंद्रित है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला की अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। और अगर दूसरी निचली श्रेणियों की इनकी बात करें तो ये दिल्ली में भी है, करोल बाग से ले करोल बाग दिल्ली विश्वविद्यालय तक ये फैली हुई हैं। अच्छा, इन अपशिष्ट पहाड़ियों को दिल्ली में दिल्ली रिज कहा जाता है, दिल्ली रिज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी अरावली का पथरीला प्रदेश है, अरावली की जो अपशिष्ट पहाड़ियां हैं वो इस एरिया में है, ठीक है। इसमें सबसे मेन बात यह है कि महेंद्रगढ़ में नारनौल के पास कुलताजपुर गांव है, कि कुलताजपुर यहाँ पे 652 मीटर जो ऊंची एक चोटी है, और वो ही दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, कुलताजपुर गांव के पास, ठीक है। इसको क्या इनको कहा जाता है, ढोसी की पहाड़ियां, पहाड़ी। इसमें सबसे मेन फैक्ट यही है कि जो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ियों पे वो स्थित है और कुलताजपुर गांव के पास है, और उसकी ऊंचाई है 652 मीटर, ठीक है। पहले दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है तरंगित भालू का मैदान। जो पहले हमने भालू का मैदान पढ़ा है रेत का, वो पढ़ा था जिसमें टिब्बे बनते हैं, लेकिन ये तरंगित है, ऐसे तरंगों के हिसाब से फैला हुआ है, ठीक है। ये अधिकतर यहाँ पे फैला हुआ है फरीदाबाद, ये पलवल, नूंह में वो बहुत ही कम है, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, इन जिलों में वो फैला हुआ है ऐसे तरंगित बालू का मैदान, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं अनकाई दलदल की। तो सबसे जो हरियाणा की ढाल है ना, हरियाणा की ढाल आप समझ रहे हो कि ये कहाँ पे ऊंचा है और कहाँ पे है, यानी कि अगर हम यहाँ पे पानी का भाव देखें वो किस तरफ है, तो इसकी जो ढाल है हरियाणा की वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ऐसे ढाल है, ऐसे 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 ढाल है, यानी कि यहां से पानी आता है तो वो यहां से जाएगा, ठीक है। और जो सिरसा का दक्षिण का ये एरिया है, यहाँ पे ढाल इतनी मंद है कि पानी यहाँ से आगे जाता ही नहीं, यहाँ पे खड़ा रहता है। और जब एक जगह पे पानी कई सालों तक का या काफी लंबे समय तक खड़ा रहेगा तो सीधी सी बात है वहां क्या पैदा होगी, दलदल। ये दलदली क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। ये जो घग्गर का पानी आता है बरसात के द्वारा, जो घग्गर पानी लेके आती है उसके द्वारा ये दलदल का मैदान निर्मित होता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि मारकंडा जो सहायक नदी है वो घग्गर की है, मारकंडा घग्गर में आकर मिल जाता है, तो इन दोनों द्वारा यहाँ पे बाढ़ लाई जाती, बाढ़ के मैदान में हम पढ़ चुके हैं। हाँ, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, नैली। क्या कहते हैं, नैली। आप ये बात
याद रखेंगे। यानी कि घग्गर द्वारा जो बाढ़ का मैदान निर्मित होता है, जहाँ पे बाढ़ आती है घग्गर के द्वारा जो वो मैदान है, उसको नैली कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि वो जो घग्गर है वो बहुत सारे नलियों के रूप में बटी हुई, तब वो कई ब्रांचेज हैं इसकी एक-एक जगह पे, ठीक है। इसको नैली कहते हैं। और यहाँ पे जो ये मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान है उसको बेट कहा जाता है, मारकंडा द्वारा। क्या कहा जाता है? बेट। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या है? नैली। और मारकंडा द्वारा जो बाढ़ का मैदान निर्मित होता है, यानी यहाँ पे जो बाढ़ आती है मारकंडा द्वारा, तो इस मैदान को क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। ये हरियाणा को जो 8 भागों में जसवीर जी ने बांटा है उसकी हम स्टडी अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं भूगोल में हरियाणा के जलवायु, यानी कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। अच्छा, ये आप सभी जानते होंगे कि मौसम और जलवायु में फर्क होता है। मोटा-मोटा सा अगर हम फर्क समझे, मौसम ऋतुएं होती हैं, यानी कि 6 महीने का जो समय हो या 1 साल का समय हो, 3 महीने का जो समय हो, वो मौसम हो कहलाता है। लेकिन अगर हम सैकड़ों वर्षों का मौसम को एक साथ उनकी स्टडी करें तो उसको जलवायु बोलते हैं, यानी कि जलवायु एक लंबा मौसम होता है, ठीक है। तो जो हमारे हरियाणा की जलवायु है वो वैसे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, ठीक है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे हम इनके डिफरेंसेस को समझेंगे कि कभी हम हरियाणा की जलवायु को उपोष्ण स्टेपी जलवायु कहेंगे, कभी कहेंगे महाद्वीपीय प्रकार की, ठीक है। इनके बारे में डिफरेंसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा जो महाद्वीप है ना एशिया, लगभग उसके जो 90% क्षेत्र में जो जलवायु है उसी प्रकार की जलवायु हमारे हरियाणा में, यानी कि गर्मी में बहुत गर्म और ठंड में बहुत ठंडी ही हमारी जलवायु है, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं कि ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। लेकिन अगर इनके नामकरण की बात करें तो आप सभी जानते हैं, जैसे ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इसको कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे ये 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा है, इससे अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर चलें और 23.5 डिग्री नीचे चलें, ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ये समझ लीजिएगा आप, ये ज्योग्राफी का आपने पढ़ रखा होगा, भारत की जो ज्योग्राफी है उसमें ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। जो है ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है ये बहुत गर्म है, ठीक है। ये बहुत गर्म होता है क्योंकि इस पे लगभग पूरे साल जो सूरज की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती रहती है 90 डिग्री पे, यानी सीधे से धूप पड़ती है। और अब सभी जानते हैं जब धूप पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इससे अगर हम इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इससे हम ऊपर चलें, इससे यहां तक चले हम 46 या 46.5 डिग्री तक चले, ठीक है, और यहां से नीचे चले 46.5 तक, ठीक है, 46.5 तक चले तो क्या होगा? ये जो क्षेत्र है, अब ये जो क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाएगा। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अब जब ये जलवायु के नाम आएंगे तो आप उनमें कंफ्यूज होंगे। और ये नाम क्यों पड़े, ये ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे नाम रख दिया, इनका एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। आप यहीं तक इसको सीमित रखिए बस। मैंने क्या बताया? कर्क रेखा, मकर रेखा और ये ऊपर का और ये नीचे का क्षेत्र मैंने बताया, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इस और इस क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। यहीं तक आप बात को सीमित रखिए। आगे चलते हैं। डॉक्टर व्लादिमीर जो कोपेन है, उन्होंने ये जर्मनी के हैं शायद, ये बड़े विख्यात मौसमविद थे और इन्होंने जलवायु को, जो हरियाणा की जलवायु है, उसको 2 भागों में बांटा। एक तो बांटा आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरा उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है। अब ये आर्द्र उपोष्ण स्टेपी जलवायु जो है ये है हमारे ऊपरी भाग में, यानी कि ये जब हमारा जो है शिवालिक की पहाड़ियां और गिरिपादिया मैदान है, उनकी जो 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जो हमारे उत्तरी हरियाणा की 72 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है उत्तरी हरियाणा की, उसमें ये आर्द्र उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहां पे वर्षा ज्यादा होती है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, और जहां वर्षा ज्यादा होगी तो वहां नमी ज्यादा मिलेगी, और नमी का मतलब ही आर्द्र होता है, आप सभी जानते हैं।
तो ये हो गया हमारा 72 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है ऊपर, उसमें होगी आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, बाकी का जो सारा हरियाणा रहता है उसमें हमारी जो जलवायु है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ठीक है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ठीक है, अब अगर प्रश्न ऐसा आता है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है और उसमें ये ऑप्शन होगा, तो ये भी हमारा सही है। यानी कि ये भी कहा जाता है कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। ये तो इनके नामकरण है। ठीक है, कटिबंध के अनुसार से, क्षेत्र के अनुसार से, भूगोल जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी, उसको हमने बांट रखा है, उस हिसाब से ये तो हमारी जलवायु है। ठीक है, अगर वैसे हम विनेश की बात करें तो हमारे जो हरियाणा की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार की हमारी जलवायु है। तो अब आर्द्र उपोष्ण जलवायु हम पढ़ चुके हैं कि 72 किलोमीटर जो पट्टी हमारे ऊपर वाली वहां पे वर्षा ज्यादा होती है। अब है हमारी सारी जो 99% जो जलवायु रहती है वो है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ये उपोष्ण स्टेपी जलवायु क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है हरियाणा क्या है, हरियाणा कहाँ पे लाई करता है? हरियाणा लाई करता है इस क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में क्यों करता है? क्योंकि 27 डिग्री से 30 डिग्री है ना, हमारा जो हरियाणा है वो जो उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है वो कहाँ पे है? वो 27 डिग्री से 30 डिग्री है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। तो ये तो आ गया 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इससे ऊपर ये 27 आ गया और 27 से 30 आ गया। यानी कि यहाँ ये जो कटिबंध है, इस कटिबंध में हमारा हरियाणा है और ये कटिबंध उपोष्ण है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसलिए हमारी जो जलवायु है अधिकतर वो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। हरियाणा की जलवायु कौन सी है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। उसमें से ही ये बन रखी है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, आप याद रखें कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जलवायु की बात थी हमारी। ठीक है, एक और हरियाणा की जो जलवायु है वो विषम प्रकार की है, विषम प्रकार की। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी महाद्वीपीय है, कभी उपोष्ण स्टेपी। अब विषम प्रकार की मैं थोड़ी सी बात वैसे मैंने लिखे बता दूंगा आपको कि एक तो सम जलवायु होती है और एक विषम जलवायु होती है। सम जलवायु होती है जहां पे समुद्र जिसके पास लगता हो, यानी कि समुद्र के पास जो स्थान होते हैं वहां पे सम जलवायु पाई जाती है, यानी समुद्र से प्रभावित जो जलवायु हो वो सम जलवायु होती है। और जो विषम प्रकार की जलवायु होती है यानी कि वहां समुद्र का दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का समुद्र से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसलिए हरियाणा की जो जलवायु है वो समुद्री आधार पे अगर बांटे तो विषम प्रकार की जलवायु है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हमारी जलवायु की बात हो चुकी है। आगे अगर हम ऋतु की बात करें तो हरियाणा में मुख्यतः 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये मध्य मार्च से लेकर, कहां से लेकर? मध्य मार्च से लेकर, मध्य मार्च यानी कि 20 मार्च से लगभग लेकर जून के अंत तक चलती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अधिक से अधिक अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। ठीक है, और इसकी औसत एवरेज तो 30 के लगभग रहती है, 25 से 30 के लगभग रहती है। ग्रीष्म ऋतु की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कहां पे ज्यादा धूप पड़ती है वो इन फैक्टों में हम कवर करेंगे। आगे वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वर्षा ऋतु जुलाई के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक चलती है, इसी में मानसून आती है। ठीक है, और मानसून के कारण ही तो हमारी वर्षा होती है। और जो वर्षा ऋतु होती है हमारी, उसकी जो आगमन जो होता है वो किस त्योहार से होता है? वो होता है भंडलिया नवमी से। ठीक है, भंडलिया नवमी एक त्योहार है, वो किसकी सूचना देता है? वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। ठीक है, और जो हमारी वर्षा होती है शीत ऋतु में, यानी सर्दियों में जो हमारी वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है? मावठ। सर्दियों में जो हमारी वर्षा होती है उस वर्षा को क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है। ये लौटता हुआ जो मानसून होता है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बोल सकते हैं इसको, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है जाड़ों में जो वर्षा होती है वो मावठ कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून हरियाणा में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कौन सी किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाती है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी है पूर्व दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में। ठीक है, कहां पे है? दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण पूर्व की जो मानसून है
उससे हमारे हरियाणा को ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, ना कि दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में अरब महासागर से लहरें उठ के जाती है मानसून, और उधर बंगाल की खाड़ी से चलती है मानसून। और जब ये बंगाल की खाड़ी से चली हुई वहां जाके पर्वत, हिमालय पर्वत से टकरा के या वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में वर्षा करके दोबारा लौटती हैं, तो इतना यहाँ सर्दियों का मौसम आ जाता है, और सर्दियों के मौसम में वो लौटता हुआ मानसून जो हमारी वर्षा करता है वही मावठ कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शीत ऋतु, शीत ऋतु सितंबर से लेकर, मध्य सितंबर से लेकर मार्च तक चलती है। ठीक है, सर्दियां हैं, सर्दियों की बात कर रहे हैं, और ये इसका जो टेम्परेचर है ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है माइनस में। ठीक है, अगर हम उसकी औसत की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहता है। ठीक है, औसत आस्त नहीं पूछेगा और वो समझ भी जाएंगे, इतना आंकड़ा होगा आपके पास। ठीक है, ये हमारे ऋतुओं के बारे में बात थी। ठीक है, अब इनसे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पेपरों में आए हुए हैं और आगे आने की उनकी संभावनाएं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, मैंने बता दिया, बहुत गर्म और बहुत ठंडी भी होती है, यानी कि गर्मियों में बहुत गर्म और ठंड में बहुत ठंड। आगे है, अगर हम मैदानों की बात करें, जैसे हमने 8 भागों में बांटा था हमारे हरियाणा को, तो सबसे अधिक वर्षा हरियाणा में गिरिपादीय मैदानों में होते हैं, ना कि शिवालिक में। ठीक है, गिरिपादीय मैदानों में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है हरियाणा में। आगे हमारा फैक्ट है, सर्वाधिक शुष्क जिला, हाँ जी, सबसे सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है हरियाणा का। कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है, आगे, और अर्ध शुष्क जिला हिसार है, इसको आप याद रखेंगे। अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? हिसार। शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। ये फैक्ट आपने बिल्कुल आपने लिख लेने हैं, उनको पढ़ना है, याद कर लेना है। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। पहाड़ों में हो गया ना, यहाँ पे बारिश चलती रहती है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म और सर्द जिला कौन सा है? ये भी हिसार है, ये आप याद रखेंगे। यानी कि गर्मियों में सबसे गर्म अगर हम जिले की बात करें तो वो हिसार ही है, और लेकिन सर्दियों में भी सबसे ज्यादा ठंड हिसार में ही पड़ती है। पूरे हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा अंबाला में होती है। अब इसमें होती है अंबाला में, ये भी याद रखेंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये जिला है, ये स्थान है, ये छछरौली है। छछरौली यमुनानगर में है। ठीक है, छछरौली, और इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी समझते हो ना, भारत का जो चेरापूंजी है, अब मानसिंह राव है जो बन गया है भारत का जो सबसे ज्यादा वहां पे वर्षा होती है, लेकिन हरियाणा में सबसे अधिक जो वर्षा है वो छछरौली में होती है। ठीक है, कम वर्षा वाला जिला, हाँ जी, सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सिरसा जिले में। कम वर्षा वाला स्थान लोहारू, ये भी हिसार में है, सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के बाद त्योहार तीज मनाया जाता है, हालांकि बीच में मनाया जाता है, लेकिन पेपर में ये आया हुआ है प्रश्न की वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जीत। और मानसून का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जलवायु के बारे में बातें। आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है, किस तरह की है। ठीक है।